वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर, वेयर लर्निंग इज फन, जहां सीखना एकदम होता है बिल्कुल ही आसान। और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ सेल एंड विल के बारे में, साथ ही साथ सेल भी और विल बी का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। सेल और विल दोनों भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से सेल मैं हम के साथ साधारण भविष्य बताता है, जबकि विल तुम वह के साथ भी भविष्य बताता है। हालांकि आधुनिक अंग्रेजी में विल का प्रयोग आई और वी के साथ भी सामान्य हो गया है, और सेल का प्रयोग अब दृढ़ निश्चय, डिटरमिनेशन, प्रस्ताव, ऑफर या कानूनी बाध्यता, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं सेल विल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सेल और विल का प्रयोग भविष्य व्यक्त करने वाले घटनाओं एवं कार्य के लिए किया जाता है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं और वो किसी घटना या कार्य का भविष्य काल में होने का बोध करते हैं, तो वहाँ पर सेल और विल का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ सेल और किन सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का उपयोग होता है। यू, ही, सी, इट, दे या एनी नेम के साथ विल का उपयोग होता है। लेकिन कभी कभी अगर किसी वाक्य में दबाव दिया जाए या बहुत ही आवश्यकता के बारे में बात हो रही हो तो उल्टा होता है, आई वी के साथ विल और शेष के साथ सेल का उपयोग होता है। फ्यूचर टेंस में इन दोनों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस में कैसे सेल और विल का उपयोग होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सेल और विल का उपयोग फ्यूचर टेंस में हम सीखने वाले हैं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल और विल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं हिंदी में, जिसमें साधारण घटनाओं के बारे में बात की जाती है, इसको साधारण वाक्य कहते हैं। फॉर्मूले की बात की जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम सेल या विल का उपयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट यानी पहला वाक्य जो हिंदी में होगा। पहला वाक्य इस प्रकार है, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में हम लिखेंगे आई और उसके बाद विल लगा देंगे। विल, स्टडी मीन्स पढ़ाई होता है, पढ़ना, और अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी पढ़ने की बात हो रही है तो इंग्लिश हो जाएगा। टुमारो यानी आने वाले कल के बारे में बात हो रहा है क्योंकि फ्यूचर टेंस की चर्चा हो रही, तो आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो। इसलिए यहाँ पे विल का उपयोग हो गया है क्योंकि वो कंफर्मेशन कर रहा है कि मैं अंग्रेजी कल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम आपको 7 बजे मिलेंगे। इसमें भी कंफर्मेशन है कि 7 बजे मिलने की चर्चा हो रही है, लेकिन कार्य और प्रक्रिया जो भी हो रहा है वो फ्यूचर टेंस में हो रहा है। सबसे पहले हम वी यानी हम की अंग्रेजी लिखेंगे और वी के साथ लगाएंगे विल, और मिलने की अंग्रेजी होती है मीट। किससे मिलना है?
आपको, तो आपके अंग्रेजी होता है यू एट 7 o'clock, यानी 7 बजे मिलने के बारे में बात हो रही है। तीसरे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे मैं बस से कल जयपुर जाऊंगा। यहाँ पे बस से जयपुर जाने के बारे में बात हो रहा है और जो भी कार्य हो रहा है वो फ्यूचर टेंस में हो रहा है। तो सबसे पहले हम आई का उपयोग करेंगे, आई के साथ लगाएंगे शैल, आई शैल गो जाने की अंग्रेजी, टू कहाँ जाने के बारे में बात हो रहा है, जयपुर, जयपुर हमारा ऑब्जेक्ट है, किसके द्वारा, बाई बस, तो हो जाएगा आई शैल गो टू जयपुर बाई बस, कब, कल, यानी टुमारो। चौथा हम सेंटेंस देखेंगे, चौथे सेंटेंस में बता रहा है कि रवि खाना कल खाएगा। तो रवि के जो खाने की प्रक्रिया है वो कल होने वाली। तो सबसे पहले हम नेमिंग वर्ड यानी रवि की अंग्रेजी लिखेंगे जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रवि के साथ लगाएंगे विल, और खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और क्या खाएगा, फूड यानी भोजन, और टुमारो, तो हो जाएगा रवि विल ईट फूड टुमारो, यानी रवि खाना कल खाएगा। पांचवा और इस अफर्मेटिव सेंटेंस का अंतिम एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मैं कल पत्र लिखूंगा। तो यहाँ पे पत्र यानी लेटर लिखने के बारे में बात हो रही है, जिसकी को लिखने की प्रक्रिया आने वाले कल में हो रही है। सबसे पहले हम मैं यानी आई की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ कन्फर्मेशन हो रहा है कि मैं कल ही पत्र लिखूंगा, तो इसलिए आई के साथ सेल नहीं विल लगेगा। तो आई विल लिखने की अंग्रेजी राइट, और किसको लिखने के बारे में बात हो रहा है, लेटर, तो आई विल राइट द लेटर, कब, टुमारो, यानी आने वाले कल के बारे में। तो आई विल राइट द लेटर टुमारो, ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का अंतिम एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने के बाद हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट में, यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए या कार्य की मनाही का जिक्र हो। तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम लिखेंगे पहले की तरह सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में कोई अलग से वर्ड होगा तो उसको लिखेंगे अदर वर्ड के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी जो प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नेमिंग वर्ड नहीं है तो लिखेंगे आई, और कह रहा है कन्फर्मेशन है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे आई साथ सेल नहीं विल का उपयोग होगा, तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाएगा आई विल नॉट, विल के बाद लगाएंगे नॉट, गो जाने की अंग्रेजी हो जाएगा, टू कहाँ जाने के बारे में बात हो रहा है, स्कूल यानी विद्यालय, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज, प्रोनाउन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, और कंफर्मेशन है कि कार्य नहीं करूंगा, इसलिए आई के साथ विल लगेगा, आई विल, फिर उसके बाद विल के बाद नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट, और कार्य करने के बारे में बात हो रही है तो आई विल नॉट डू, डू मीन्स होता है करना, और किस कार्य को, यह कार्य यानी दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तीसरा, वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हो रहा, कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि वह तुमसे बात नहीं करेगा, तो करेगी, तो यहाँ पे सी वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी, क्योंकि लास्ट में करेगी आ रहा है, सी के साथ लगाएंगे विल, तो सी विल नॉट, बात करने का अंग्रेजी होता है टॉक, तो सी विल नॉट टॉक टू यू, तुमसे की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगी यू, तो सी विल नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगी का ये ट्रांसलेशन होगा। चौथा है, वह होमवर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे वह यानी वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, और ही के साथ लगाएंगे शैल, और नहीं के लिए नॉट, तो हो जाएगा ही शैल नॉट डू होमवर्क।
वह होमवर्क नहीं करेगा। पांचवा और अंतिम इस नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वे, यहाँ पे एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे के साथ लगेगा विल, तो दे विल नॉट, नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट लगाएंगे, दे विल नॉट, और खेलने की अंग्रेजी हो जाती है प्ले, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट ही होती है। क्रिकेट मैच भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट मैच। इसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ लर्नर्स, स्टूडेंट्स, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जानेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के पहले आते हों। तो पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आने का मतलब क्या हो गया, जिन सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती हो, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे वो वाक्य में, हिंदी वाक्य में पहले आएंगे। तो वहाँ पे इसमें इस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे विल और शैल का इंग्लिश, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। तो ये रूल हमारा, ये फॉर्मूला वहाँ लगेगा जब सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में पहले आए। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछने वाले शब्द क्या पहले आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे मैं के साथ यहाँ पर आई का उपयोग, आई की अंग्रेजी के लिए शैल का उपयोग नहीं होगा, विल का उपयोग होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि मैं विद्यालय जाऊंगा, कंफर्मेशन है। तो हो जाएगा विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन। दूसरा हम देखते हैं कि क्या हम अखबार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे विल शैल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अखबार पढ़ने के बारे में बात हो रहा है, हम के साथ यहाँ पे आई और वी के साथ शैल लगता है, शेष के साथ विल लगता है, जो मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन के बारे में बात हो रहा है। तो जाएगा शैल वी रीड न्यूज़पेपर, क्या हम अखबार पढ़ेंगे। अखबार की अंग्रेजी न्यूज़पेपर होती है। तीसरा एग्जांपल्स, क्या हम कार से जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की अंग्रेजी। तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी शैल वी गो, जाने की अंग्रेजी लिखेंगे गो, और किससे जाएंगे, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाई, और बस कार, कार के बारे में बात हो रहा तो हो जाएगा कार की अंग्रेजी शैल वी गो बाई कार। इसके बाद अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड या WH जो वर्ड्स होते हैं वो वाक्य के बीच में आए, यानी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होंगे QW वर्ड्स वो वाक्य के बीच में आए, तो उस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उस जगह पे सबसे पहले हम फॉर्मूले में यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लगाएंगे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई अलग से अदर वर्ड आता है तो उसको लिख देंगे OW यानी अदर वर्ड के रूप में हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला एग्जांपल्स हम देखते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं, ताकि हमारा मनोबल और अच्छी वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहे। सबसे पहला एग्जांपल्स, मैं कब घर जाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, तो हो जाएगा व्हेन। उसके बाद व्हेन के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मैं के साथ लगता है शैल, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे विल। व्हेन विल आई गो टू
होम, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा होम मीन्स घर होता है, गो यानी जाने के बारे में बात हो रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा हो रही है। दूसरा है तुम आज कहाँ जाओगी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी यानी वेयर लिखेंगे हम। उसके बाद वेयर के बाद हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, फिर हम लिखेंगे यू की अंग्रेजी, वेयर विल यू गो टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वेयर विल गो टुडे, तुम आज कहाँ जाओगी, इसका ट्रांसलेशन। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं मैं कब पढ़ने जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कब की अंग्रेजी यानी व्हेन के बाद आई के साथ लगता है हमारा सेल, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के बारे में बात हो रहा है तो हो जाएगा व्हेन विल आई, जाने का अंग्रेजी गो, टू स्टडी, पढ़ने की अंग्रेजी स्टडी, तो व्हेन विल आई गो टू स्टडी, मैं कब पढ़ने जाऊंगा। तो ये ट्रांसलेशन हमारा समाप्त हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे समाप्त हो गए। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट में यानी यूज ऑफ शैल बी और साथ ही साथ यूज ऑफ विल बी को भी हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए लगभग दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन शैल बी और विल बी का उपयोग कहाँ होगा, जब किसी क्रिया के अंत में गागी गे आए, यानी उसी की तरह जैसे शैल और विल का उपयोग हो रहा था। वाक्य के अंत में क्रिया के किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में गागी गे आएगा, साथ ही साथ वाक्य के भाव से स्पष्ट होगा कि दी गई स्थिति भविष्य में भी अस्थायी रूप से बनी रहेगी, यानी जो भी कार्य हो रहा है या जो होने वाला है वो भविष्य में भी बना रहेगा, तो वहाँ पे शैल बी और विल बी का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ है जो भविष्य में बरकरार रहेगी तो वहाँ पे शैल बी और विल बी का उपयोग किया जाएगा। चलिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले की तरह हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों से इस शैल बी और विल बी को सीखने की शुरुआत। तो सबसे पहले फॉर्मूले को हम देखेंगे। फॉर्मूला लगभग सेम टू सेम है। उसी तरह सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद हम लिखेंगे शैल, उसके बाद लिखेंगे शैल और विल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद प्लस लिखेंगे वी, इसमें वी बढ़ जाएगा क्योंकि शैल बी और विल बी के ऊपर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें भी, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर होगा तो लास्ट में हम OW लिखेंगे यानी अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद वी लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड अगर आता है तो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल्स, मैं खुश रहूंगा। अब देखिए खुश रहना यानी आज तो खुश है लेकिन भविष्य में भी वो खुश रहेगा, कह रहा है कि मैं भविष्य में भी खुश रहूंगा। तो यहाँ पे आई मैं की अंग्रेजी हो जाएगा और शैल आई के साथ लगता है तो हो जाएगा आई शैल बी हैप्पी, यानी फ्यूचर में भविष्य में भी वो खुश रहने के बारे में बता रहा है कि मैं भविष्य में भी खुश रहूंगा। तो आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। दूसरा है मैं तैयार रहूंगा। तो यहाँ पे तैयार होने की जो चर्चा हो रही है वो कह रहा है कि भाई हम तैयार रहेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है शैल, तो आई शैल बी तैयार होने की अंग्रेजी रेडी, आई शैल बी रेडी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी, क्योंकि ये फ्यूचर में भी कह रहा है कि मैं तैयार रहूंगा। तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल्स है तुम उपस्थित रहोगे। तो यहाँ पे यू तुम की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ गेस करिए क्या लगेगा, यू के साथ लगता है विल, फ्यूचर में बात हो रही है तो हो जाएगा यू विल बी, उसके बाद लगाएंगे वी, और उपस्थित की अंग्रेजी होती है प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट। और प्रेजेंट तो आप जानते होंगे क्योंकि क्लास में सर जब अटेंडेंस लेते हैं, मैम अटेंडेंस लेती है तो बोलते हैं आप प्रेजेंट सर प्रेजेंट मैम। चलिए
इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से शैल बी और विल बी का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले से आपसे कहा कि स्टूडेंट पैटर्न सेम टू सेम है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो कहाँ पे शैल का उपयोग होगा, कहाँ पे विल का, और कहाँ पे शैल बी और विल बी का उपयोग होगा, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें भी फॉर्मूले में केवल आपको विल और शैल के साथ नॉट को एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल को लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल्स। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं तैयार नहीं रहूंगा। तो कह रहा है भैया मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो मैं की अंग्रेजी आई और आई के साथ लगता है शैल, तो हो जाएगा आई शैल नॉट, उसके बाद लगेगा बीच में क्योंकि नहीं शब्द आ गया है, तो आई शैल नॉट बी तैयार होने की अंग्रेजी। अभी पहले पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा रेडी, तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी रेडी, यानी मैं तैयार नहीं रहूंगा। इसका ट्रांसलेशन इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। दूसरा देखते हैं, वे महान नहीं, वे महान नहीं होंगे। कह रहा है कि वे महान नहीं होंगे। महान की अंग्रेजी क्या होता है, गैस करिए। महान की अंग्रेजी होता है ग्रेट, तो हो जाएगा वे की अंग्रेजी दे, तो दे एक साथ क्या लगेगा विल, दे विल नॉट बी ग्रेट, वे महान नहीं होंगे, यानी वह फ्यूचर में भी, भविष्य में भी महान नहीं होंगे, जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। तीसरा एग्जांपल्स देखते हैं, थर्ड एग्जांपल्स, मैं किसान नहीं बनूंगा, यानी कह रहा है भैया बहुत जो है किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत समस्याएं आती, इसलिए मैं किसान नहीं बनूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई और आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्फर्मेशन कर रहा है कि मैं भविष्य में किसान नहीं बनूंगा, तो आई के साथ उल्टा हो जाएगा, लिखा जाएगा आई के साथ शैल का उपयोग ना होकर के विल का उपयोग हो, तो हो जाएगा आई विल नॉट बी ए फार्मर, यानी मैं किसान नहीं बनूंगा, या आई विल नॉट बी बिकम फार्मर। इसके बाद लास्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जहाँ पे प्रश्न पूछने का काम किया जाता हो किसी भी शब्दों के द्वारा, यानी क्वेश्चन वर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम लिखेंगे, अगर वाक्य में प्रश्न पूछने वाले शब्द पहले आते हैं, यानी क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने पहले आते हैं, तो वहाँ पे शैल और विल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पहले की तरह ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में पहले आए तो वहाँ पे शैल बी और विल बी का उपयोग कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले हम वहाँ पर लिखेंगे शैल और विल की अंग्रेजी। तो पहला हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं परेशान रहूंगा, तो पूछ रहा है कि क्या मैं भविष्य में भी परेशान रहूंगा, तो हो जाएगा सबसे पहले मैं के साथ लगेगा शैल, तो शैल आई बी, सब्जेक्ट के बाद भी लगाना था, फॉर्मूले में आपने देखा, तो शैल आई बी, परेशान की अंग्रेजी होता है ट्रबल, तो हो जाएगा शैल आई बी ट्रबल्ड। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल से देखिए, क्या वे लोग नेता बनेंगे, तो बोल रहा है कि भविष्य में क्या उनकी संभावना है कि वे नेता बनेंगे, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा सबसे पहले विल लगाएंगे क्योंकि वे लोग के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा विल दोज पीपल बिकम लीडर। यहाँ पे वी का उपयोग नहीं होगा क्योंकि बनने के बारे में बात हो रहा है, तो विल दोज पीपल बिकम लीडर। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री, तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अब देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के बीच में आए या जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के बीच में रहें, साथ ही साथ नहीं का भी उपयोग हो, तो वहाँ पे हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड भी रहता है, साथ ही साथ नहीं शब्द भी रहता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव वर्ड भी रहता है, तो उसको कहते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। तो वहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद शैल विल
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे अगर नहीं शब्द रहेगा तो, और उसके बाद वी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि अगर प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में बीच में आएंगे तो वहां पर आप किस तरीके से शैल बी और विल बी का उपयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल्स क्या है, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। तो वहां पे कहाँ, देखिए कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। वेयर के साथ क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह है तो वह के साथ क्या लगेगा, विल, तो हो जाएगा वेयर विल। उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी ही, तो वेयर विल ही बी हैप्पी, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य जोड़ दें। दूसरा एग्जांपल्स देखेंगे, तुम डॉक्टर क्यों नहीं, अब देखिए यहां पर इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं शब्द आ गया, क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, वाई, और तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ लगता है विल, क्या हो जाएगा, वाई विल नॉट यू बिकम, बनोगे की अंग्रेजी क्या होगा, बिकम ए डॉक्टर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल्स जो आपको आई होप दैट पसंद आया होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल्स भी लगे हाथों देख लेते हैं, क्या होगा, मैं क्यों बीमार रहूंगा। अब कह रहा है भैया मैं क्यों बीमार रहूंगा, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई हो जाएगा, और आई के साथ गैस करिए क्या लगेगा, आई के साथ अमूमन तरीके से सेल लगता है, तो यहाँ पे भी सेल लगेगा, हो जाएगा वाई सेल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई, वाई सेल आई बी इल, मैं बीमार क्यों रहूंगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लर्निंग वाला वीडियो। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, मेक 2 सेंटेंस यूजिंग सेल एंड विल। सेंटेंस यूजिंग will in the comment box। तो 2 वाक्य आपको सेल बी और सेल बी और साथ ही साथ विल बी, साथ ही साथ सेल और विल बी के बनाने हैं। तो अगर हमारा वीडियो प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब द लर्निंग हब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर ग्रामर लेसन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय अवश्य बताएं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बने रहें लर्निंग हब चैनल के साथ। लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इजी व्हेन रूल्स आर क्लियर। कीप practicing, keep learning, and see you in the next video। यानी अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से निरंतरता आती है। सीखना जीवन भर समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन कोई व्यक्ति सीखते सीखते निपुण नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बने रहें द लर्निंग हब के